अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत का रवां बाब इमरान खान के नाम कर दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस वक्त वही एक सियासतदान हैं जो असली सियासत कर रहे हैं। दस्तूर व कानून में जो कुछ भी काबिल ताज़ीर है उसका इल्ज़ाम उन पर आयद किया जा चुका है। उन पर और उनके साथियों पर जितने भी मुकदमे बनाए गए हैं उनका अंजाम अदालत में जाने से पहले ही नशर हो जाता है। सबूत, गवाह, दलील, वकील और मुंसिफ ऐसी तालमेल से चलते हैं कि कुछ लोग टीवी पर आकर सज़ा की खबर सुना जाते हैं। उनकी खबर इतनी दुरुस्त निकलती है कि बाज़ औक़ात खबर देने वाले और फैसला करने वाले के दरमियान इम्तियाज़ मुश्किल हो जाता है। इमरान खान का ख़ानदान भी उनके साथ मुसीबत से गुजर रहा है। उनकी बेगम उनके साथ जेल में हैं, 3 भांजे कैद में हैं, बहनें कई मुकद्दमात में शामिल कर दी गई हैं। उनकी जमात तहरीक इंसाफ का आलम यह है कि उसके बेशतर अराकीन असम्बली के लिए असम्बलियों में बोलना भी मुसीबत बन चुका है। कई ऐसे हैं जिन्हें मुकद्दमात के भेंट चढ़ाकर उनकी नशिस्तें भी छीन ली गई हैं। इन सारी मुश्किलात के बाद भी इमरान खान सियासत के मैदान में वाहिद खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। उनकी सियासत के मुकाबले में हुकूमती क़ुव्वत व जबरूत के रवायती हथकंडे हैं जिन्हें सियासत करार देकर फ़तह व नुसरत के शादियाने बजाए जाते हैं। मगर अडयाला जेल से आने वाला एक बयान ही आसमान से उतारी गई हुकूमत को हिला जाता है। हुकूमत किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा सियासी नताइज पैदा करने की ताकत रखती है। पाकिस्तान में ये पहली बार देखने में आया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसे तजर्बाकारों के गिरोह भी अपनी सियासत बचाने के लिए मुकद्दमों और पुलिस पर इन्हिसार कर रहे हैं। जो काम हल्का जाती सियासत में तीसरे दर्जे के सियासतदान करते हैं वो अब कौमी सियासत का हिस्सा बन चुके हैं। हुकूमत की सियासी हैसियत अब फ़कत इतनी रह गई है कि अपने वजूद में आने की जिम्मेदारी भी इमरान खान की गलतियों की सज़ा में ढूंढती रहती है। हुकूमती गिरोह सियासतकारां अपने कुल तजर्बे के बावजूद इमरान खान के मुकाबले में एक भी मस्बत सियासी बयानिया नहीं दे सकता। इसके मोतबर तरीन वज़ीरों की गुफ्तगू भी माजी की लायानी बहसों, गैर मुतल्लिक वाक़यात के बयान और मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल से इनकार पर मबनी होती है। इनके मुकाबले में इमरान खान के पास हमेशा एक गलत या सही मगर सोचा समझा मंसूबा होता है जो सामने आते ही हुकूमत को मुश्किल में डाल देता है। इमरान खान के सियासी इक़दामात पर हतमी फ़ैसला तो अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन अप्रैल 2022 से लेकर आज तक उन्होंने जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश की है और अपने सभी मुखालिफिन को मुसलसल दिफा पर लगा रखा है। हत्ता कि उन्होंने अपने खिलाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मदद से लाई जाने वाली तहरीक एतमाद का भी दिफा नहीं किया, बल्कि इसे अपने मुखालिफिन पर ही उलट दिया। उसके बाद कौमी असम्बली से इस्तीफ़े, 6 हलकों से इलेक्शन, 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील, मुजाहरे, लॉन्ग मार्च और फिर 2024 के इलेक्शन तक उनकी सियासी हिकमत अमली पेश कदमी की ही रही है। इसके जवाब में जो कुछ हुआ सियासी तौर पर लतीफ़े से ज़्यादा नहीं लगता, यानी मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायज़ ईसा का हुकूमत के साथ मेल मिलाप, इंतखाबी निशान का छीन लिया जाना और फिर मखसूस नशिस्तें भी छीन लेना। यानी एक तरफ सियासत और दस्तूर की दुहाई है तो दूसरी तरफ फ़कत ताकत का मुजाहरा और डंडागर्दी। इसकी वजह यह है कि जब सियासत के मुकाबले पर सियासत मुमकिन न रहे और दलील का जवाब दलील से देने की सलाहियत बाकी न रहे तो बच जाने वाली शय को थानेदारी तो शायद कहा जा सकता है, सियासत हरगिज़ नहीं। इमरान खान के पास फिलवक्त मारूफ माने में ताकत नहीं है, लेकिन सियासत पर उनकी मुकम्मल और मजबूत गिरफ्त है। फरवरी 2024 के बाद उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जवाब उन्होंने पहली दफ़ा पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े, जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़े और ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट के ज़रिए दिया है। इसके साथ ही हुकूमत की बाकी मानदा साख भी ख़त्म हो चुकी है। इस हुकूमत को ये गुमान था कि 9 मई के मुकद्दमात में पे दर पे सज़ाओं और तहरीक इंसाफ के अहम तरीन अराकीन की नाअहली के बाद इमरान खान मुदाफ़ियाना सियासत पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए ख़ास तरह का माहौल भी बनाया जा रहा था कि कौमी असम्बली में स्पीकर तहरीक इंसाफ को मिल बैठने की पेशकश कर रहे थे और टीवी पर वज़रा आइंदा चंद दिनों में बातचीत की खबरें दे रहे थे।
جب ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کے اعلان نے قومی اسمبلی میں خود اسپیکر کو اسمبلی کے نگہبان کی بجائے حکومتی کارندے کی حیثیت میں لا کھڑا کیا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی چھینی ہوئی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ نے حکومت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ سیاسی طور پر قابل داد نکتہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکی تھیں۔ اب تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے بعد یہ بھی مشکل ہو گیا ہے کہ یہ دونوں دنیا کو دکھانے کے لیے جھوٹ موٹ کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ 2024 کے انتخابات میں ہر طرح کی دھاندلی کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کی طرف سے بائیکاٹ کے بعد یہ الیکشن سیاسی مذاق سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ گویا وہ ساکھ جو حکومت نے 2024 کے انتخابات میں گنوا دی تھی، اب اس کے آخری ذرات بھی وزیر آباد، فیصل آباد اور میاں والی کی فضاؤں میں اڑ جائیں گے۔ حکومت فارم 45 پر جو چاہے لکھ لے یا جسے چاہے فارم 47 دے ڈالے، اب ان نشستوں کی حیثیت وہی ہو گئی ہے جو آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد حکومتی جماعتوں کو ملنے والی مخصوص نشستوں کی۔ عمران خان کی سیاسی میدان میں مسلسل پیش قدمی اور حکومتی اتحاد کی مسلسل پسپائی محض پاکستان کا مقامی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ خارجہ پالیسی کے ریشے بھی جڑے ہیں۔ جن ملکوں کی سیاست اس نہج تک آ جائے کہ سیاسی حریف انتخابات کو حل تصور نہ کریں تو ان کا قد عالمی سیاست میں بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں ملکوں کے دوست کم اور فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کا اسمبلیوں کی کارروائی سے الگ ہو جانا یا اس کا ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا پاکستان کی اندرونی سیاست کو ایک بار پھر ہمارے دوستوں کے لیے امتحان بنا دے گا۔ یہ نکتہ حکومت کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے فیصلے کو غلط قرار دینے والے حکومتی اراکین کا چلا کر اس فیصلے کی مذمت کرنا ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کے اس وار کی شدت اور گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ مگر موجودہ نظام کی مصیبت یہ ہے کہ حکومتی گروہوں میں شامل جو لوگ اس باریکی کو سمجھتے ہیں ان کی سننے والا کوئی نہیں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی اب حکومت کی سیاسی دہائی سننے والا کوئی نہیں۔ شاید سب کو پتہ چل گیا ہے کہ فروری 2024 میں الیکشن کمیشن کی کاریگری سے جو شاہکار جہاز بنایا گیا تھا اب اس میں پانی بھرتا چلا جا رہا ہے۔ عرشہ کتنی دیر تک پانی سے باہر رہتا ہے یہ اب تب کی بات ہے۔ شکریہ۔